बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के हवाले से हमारे लेक्चर चल रहे थे, हमने डिफरेंट फॉर्म्स को कवर कर लिया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म से है। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो इसकी फॉर्मेशन है कि ये टेंस का स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। जैसे कि आई, ही, शी, इट वाज राइटिंग अ लेटर, वी, यू, दे वर राइटिंग अ लेटर। इसके बाद ये सेंटेंस, ये टेंस जो है वो नेगेटिव कैसे बनता है। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर हम जो है वो नॉट का इजाफा करेंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। इसके एग्जांपल कुछ ऐसे हैं, आई, ही, शी, इट वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वी, यू, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर। ये इसकी नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ले आते हैं और फिर इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द टेंस है वो सेम रहता है। यानी हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में जो है वो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं, was I, he, she, it writing a letter और were we, you, they writing a letter और लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक रिवीजन था कि इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनते हैं। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, इसके एडवर्ब्स। कि इसके साथ कौन से एडवर्ब्स यूज होते हैं। आपने सिंपल प्रेजेंट में देखा, सिंपल पास्ट में देखा, सिंपल फ्यूचर में देखा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जो है वो कौन से स्ट्रक्चर, कौन से एडवर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। बेटा जी, इसके साथ कोई टिपिकल एडवर्ब इस्तेमाल नहीं होता। जैसा कि हमने प्रीवियस फॉर्म्स के साथ देखा, उनके साथ तो टिपिकल एडवर्ब्स यूज होते हैं, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ एज सच कोई टिपिकल एडवर्ब यूज नहीं होता। अगर होता है तो वो सिंपल पास्ट वाले एडवर्ब्स यूज होते हैं, लेकिन वो इस फॉर्म के साथ टिपिकल नहीं है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है पेयर। कि इसका पेयर किस टेंस के साथ बनता है। जी हाँ, इसका पेयर जरूर बनता है। इसका पेयर सिंपल पास्ट के साथ बनता है। जब हमने सिंपल पास्ट को डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने ये बात डिस्कस की थी कि सिंपल पास्ट के साथ जो पेयर बनता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब चूंकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पर इसका पेयर जो है वो सिंपल पास्ट के साथ बनता है। हम एग्जांपल देखते हैं। When Anwar returned home, his wife was making tea. अब देखें, his wife was making tea. When Anwar reached home, he saw his wife in the middle of an action. She was doing something. That is why we use past continuous tense for that. तो इसका जो पहला पार्ट है वो सिंपल पास्ट है और इसका जो दूसरा पार्ट है, his wife was making tea, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि two actions take place in the past. One action is longer and the other is shorter. The longer action is written in past continuous and the shorter action is written in simple past. Or we may say that shorter action takes place in the middle of some longer action. देखिए, जैसे कि when we were watching TV, ये 2 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है, 3 घंटे का हो सकता है और उस दौरान अगर कोई काम होता है तो हम उसको सिंपल पास्ट से जाहिर करते हैं। When we were watching TV, the telephone rang. टेलीफोन रैंग, यानी वो 3 घंटे का प्रोग्राम है या आधे घंटे का प्रोग्राम है और रिंगिंग ऑफ द टेलीफोन है वो तो कुछ सेकंड्स के लिए है, 1-8 मिनट के लिए हो सकती है, तो ये शॉर्टर है। When we were watching a cricket match, someone knocked at the door. अब मैच जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है और नॉकिंग जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होती है। तो अगर लॉन्गर एक्शन में के दौरान अगर कोई काम होता है तो हम उसको सिंपल पास्ट से जाहिर करते हैं और अगर जो लॉन्गर एक्शन होता है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस से जाहिर करते हैं। अमूमन इसका पेयर ऐसे आता है कि मैंने एक डायग्राम बनाया है कि फॉर एग्जांपल ये तो आपका हो गया लॉन्गर एक्शन कि आप मैच देख रहे हैं। आप मैच देख रहे हैं, उस मैच देखने के दौरान टेलीफोन की बेल रिंग होती है।
तो व्हेन आई वाज वाचिंग टीवी और वाचिंग मैच, टेलीफोन बेल रैंग। अच्छा, व्हेन वी वर वाचिंग टीवी और समवन नॉक्ड एट द डोर, और व्हेन वी वर वाचिंग टीवी आवर गेस्ट अराइव्ड। तो ये अब देखिए लॉन्गर एक्शन के दौरान ये यहाँ पर टेलीफोन की रिंगिंग हुई, टेलीफोन रैंग, और फिर समवन नॉक्ड एट द डोर, और उसके बाद आवर गेस्ट अराइव्ड। तो ये उस दौरान हुए, तो इस वजह से हम सिंपल पास्ट में इसको मेंशन करते हैं, और जो लॉन्गर एक्शन होता है उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस से जाहिर करते हैं। तो ये इसका करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के हवाले से ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अमूमन एग्जाम्स में इसी पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखना जो है वो जरूरी है। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। बेटा जी, हमने जब सिंपल पास्ट को हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने एक रूल को डिस्कस किया था कि पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय पास्ट, कि अगर पहले पार्ट में पास्ट आएगा तो अल्टीमेटली जो लेटर पार्ट है उसमें भी पास्ट आएगा। तो इस हवाले से भी ये टेंस जो है वो एग्जाम में दिया जा सकता है। जैसे ही फेल्ट दैट दे डैश अगेंस्ट हिम, दे डैश अगेंस्ट हिम। अच्छा, कंप्लेन, वॉज कंप्लेनिंग, आर कंप्लेनिंग, वर कंप्लेनिंग। अब देखिए कंप्लेन तो नहीं आ सकता, ये सिंपल प्रेजेंट है, पीछे पास्ट है और आगे प्रेजेंट नहीं आ सकता। वॉज कंप्लेनिंग नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल है, दे है, तो दे के साथ वॉज नहीं आता, तो ये भी आप इसको भी एलिमिनेट कर दे। आर कंप्लेनिंग भी नहीं आ सकता क्योंकि पीछे पास्ट है और आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये नहीं आ सकता। उसके बाद वर कंप्लेनिंग, ये लास्ट जो चॉइस है, तो द मोस्ट सूटेबल चॉइस जो है वो वर कंप्लेनिंग है, और चूंकि ये हर हवाले से ठीक है, ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर आता है, और फिर पीछे पास्ट है तो आगे भी पास्ट की कंस्ट्रक्शन है, तो यहां पर हम जो वर कंप्लेनिंग का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। यानी इस तरह से भी इस टेंस को जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है, ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज फ्रेंड्स डैश द गेम ऑफ चेस। वाज लूजिंग, आर लूजिंग, वर लूजिंग और विल बी लूजिंग। अब फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, उसके साथ वाज नहीं आएगा, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आर लूजिंग नहीं हो सकता क्योंकि वाज है, पीछे पास्ट है और आगे प्रेजेंट है, ये नहीं ठीक हो सकता। उसके बाद वर लूजिंग, फ्रेंड्स है और ये प्लूरल है, वर्ब प्लूरल के साथ आता है, लूजिंग उसकी फोर्थ फॉर्म है, ये सूटेबल फॉर्म हो सकती है। विल बी लूजिंग, ये पीछे पास्ट है और आगे विल नहीं होगा, वुड हो सकता था, लेकिन यहां पर विल है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास जो सूटेबल फॉर्म है वो वर लूजिंग है, और यही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो ये दो एग्जाम्पल जो है वो प्रेजेंट करने का मकसद सिर्फ ये था, ये समझाना था कि इस टेंस को एग्जाम में टेस्ट करने का ये दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये दूसरा मेथड है, इस्तेमाल होता है। पहला तो मेथड इस्तेमाल ये हुआ कि उसको पास्ट, सिंपल पास्ट के साथ चेक कर लिया जाता है। अगर एग्जामिनर आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूस चेक करेगा तो वो क्या करेगा, सिंपल पास्ट आपको दे देगा और जो पहले वाला हिस्सा है उसको ब्लैंक कर देगा, ठीक है, जो लॉन्गर एक्शन है उसको मिस कर देगा। तो चूंकि हमने जब लेक्चर में ये चीजें पढ़ी होंगी, डिस्कस की थी कि जो लॉन्गर एक्शन है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा और जो शॉर्टर एक्शन है वो सिंपल पास्ट में होगा। इसी तरीके से दूसरी टेक्निक ये हो सकती है कि पहला पार्ट जो है वो पास्ट में आ जाए और जो दूसरा पार्ट है अल्टीमेटली वो उसी के मुताबिक अकॉर्डिंगली जो है वो उसको हमने पुट करना होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का ही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। जो थर्ड ऑप्शन है, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, वो है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस विल बी द मोस्ट सूटेबल फॉर्म। फिर नेक्स्ट हमारा जो ये पॉइंट है कि एक सेंटेंस आपको दे दिया जाता है और उसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगी कि कौन सी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हमारे पास जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो फॉर्म होगी वो सूटेबल फॉर्म वही होगी और वही वहां पर एडजस्ट होगी। तो इस हवाले से भी, इस मेथड से भी ये पॉइंट जो है वो पूछा जा सकता है। हिज नेबर्स along with their children dash the arms is giving, हमारा सब्जेक्ट जो है वो his neighbors है, ठीक है। is giving नहीं आ सकता क्योंकि प्लूरल है, ये एलिमिनेट हो गया। इसी तरीके से will giving, ये कोई टेंस नहीं है, will के बाद give आता है, ये कोई टेंस नहीं है, या will be giving होता तब ठीक था, तो ये एलिमिनेट हो गया। were giving, वर गिविंग जो है ये हमारा सूटेबल फॉर्म हो सकती है, बल्कि है। उसके बाद वर गेव, ये कोई टेंस नहीं है तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो वर गिविंग का बचता है। यानी इससे ये बात हमारी, मैंने ये पॉइंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस को ही टेस्ट करना जो है वो मकसूद हुआ एग्जामिनर का, तो वो एक सेंटेंस दे देगा और उसमें जो मोस्ट सूटेबल फॉर्म होगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही होगी और जो रेस्ट ऑफ द 3 ऑप्शंस होंगे वो इनकरेक्ट होंगे।
तो बेटा जी हमारा जो ये टॉपिक था आज के पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हवाले से, अब हम आगे चलते हैं और कवर करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव फॉर्म। सबसे पहले बेटा तो इसकी फॉर्मेशन देखते हैं कि इसकी अफर्मेटिव जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल बी और शैल बी आएगा, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। I, you, they, it will be writing a letter. मोस्टली आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन आजकल जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्टेड इस्तेमाल होता है, आइल इस्तेमाल होता है, चाहे वो आई हो या ही हो, सबके साथ यही कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर ना आई और वी के साथ शैल और रेस्ट ऑफ द जो नाउन या प्रोनाउन है उनके साथ विल इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा विल और शैल, और हम नॉट को ऐड करेंगे। विल और बी के दरमियान, शैल और बी के दरमियान नॉट का एडिशन होगा। उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आई, यू, ही, दे, इट विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। तो नॉट, विल और बी के दरमियान नॉट आएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, हम विल और शैल को इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस ले आएंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो सेम रहेगा। विल और शैल बिगिनिंग में और सब्जेक्ट है, फिर बी है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। विल और शैल, आई, यू, ही, दे बी राइटिंग अ लेटर, और एंड पर जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा। जहां तक इसके एडवर्ब्स का ताल्लुक है बेटा जी, इसके साथ कोई पर्टिकुलर एडवर्ब यूज नहीं होता। इसके साथ भी वही एडवर्ब्स यूज होते हैं जो सिंपल फ्यूचर के साथ यूज होते हैं, लेकिन सिंपल फ्यूचर में और इसमें जो है वो डिफरेंस है कि हम जो है वो इन फ्यूचर एट पर्टिकुलर सम टाइम, एट सम पर्टिकुलर टाइम वी फाइंड द एक्शन इन द मिडल और इन प्रोग्रेस। तो हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर एडवर्ब नहीं है, और इसी तरीके से जहां तक इसके पेयर का ताल्लुक है, इसके साथ कोई पर्टिकुलर पेयर भी नहीं है। जैसा कि हमने जो प्रीवियस फॉर्म्स में देखा पर्टिकुलर पेयर्स होते हैं, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर पेयर नहीं है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आमतौर पर ये देखा गया है, बहुत कम फ्रीक्वेंसी है कि इस फॉर्म से जो है वो कोई क्वेश्चन बनता हो। बहरहाल यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये आपका पास्ट है और ये फ्यूचर है और ये प्रेजेंट है और फिर उसके आगे ये सारा फ्यूचर है। ये 7 o'clock और 8 o'clock। डोंट कॉल मी एट 7 PM, आई विल बी डूइंग माई होमवर्क देन। सो 7 o'clock मुझे कॉल मत करें, मैं उस वक्त अपना काम कर रहा हूँगा 7 o'clock। तो ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी आफ्टरनून है और 2 से 3 बजे का टाइम है, लेकिन अभी शाम के साथ जो फ्यूचर का टाइम आ जाता है, तो मुझे उस वक्त कॉल मत करें, आई विल बी वर्किंग, आई विल बी डूइंग माई वर्क। इसी तरीके से आई विल बी हैविंग डिनर एट 8 PM। अभी तो आफ्टरनून है और फिर आपने उसको अपना शेड्यूल बता दिया, अपनी रूटीन बता दी कि इन फ्यूचर एट 8 PM दैट आई विल बी ईटिंग और टेकिंग माई डिनर। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है वो आता है, और ये इसका एक कहने के एक जेन्युइन सा कॉन्सेप्ट है कि एट पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर द कैरेक्टर और द पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन डूइंग समथिंग। व्हेन इट इज डूइंग समथिंग वी यूज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर दैट एक्टिविटी और फॉर दैट एक्शन। उसके बाद प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर। हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, अगर हमने फ्यूचर को लेकर के कोई अपना ऐसा प्लान हमने बनाया हुआ है, उसको हमने ऑलरेडी उसको शेड्यूल कर दिया है, तो ऐसी एक्टिविटी के लिए भी, ऐसे एक्शन के लिए भी हम जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दुबई जाना है, एक मीटिंग है, एक सेमिनार है या कोई और इम्पॉर्टेंट काम है और उसके लिए आपने टिकट भी ले ली है और तमाम तरह अरेंजमेंट्स हो गए हैं, आपने पहले से डिसाइड कर लिया था, तो फिर आप कहते हैं कि आई विल बी लीविंग फॉर दुबई टुमारो मॉर्निंग। अब ये देखिए टुमारो मॉर्निंग जो है ये वो एडवर्ब है, ये वो एडवर्बियल फ्रेज है जो सिंपल फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक डिसीजन जिसको पहले ही आप ले चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसको प्रीफर किया। आप यहाँ पर इज गोइंग टू फॉर्म भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म्स को आप यूज कर सकते हैं कि अगर कोई काम ऑलरेडी डिसाइडेड है
उसके लिए आपके पास 3 फॉर्म्स हैं। आप इज गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के he is going to leave for Dubai tomorrow morning, because this expression is also used for planned activity। और अगर आप कहें कि he is leaving for Dubai tomorrow morning, ये एक्सप्रेशन भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्सप्रेशन भी हम जो है वो प्री डिसाइडेड एक्टिविटी के लिए, एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप कहें कि I'll be leaving for Dubai tomorrow morning, इस एक्सप्रेशन को भी हम प्लान्ड एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 6 है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इज द ओनली सूटेबल फॉर्म। समटाइम एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो फॉर्म है द मोस्ट सूटेबल फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड टू कराची, शेल फ्लू जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि शेल के बाद फ्लाई आएगा और ये इस तरह से इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। विल बी फ्लोन, ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी यहां पर सूटेबल नहीं है। और विल बी फ्लाइंग, ये सूटेबल है। और विल बी फ्लाई, बी के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो नहीं आता, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो द मोस्ट सूटेबल फॉर्म है तो वो विल बी फ्लाइंग है। तो इस तरह से आप ये देखें, एग्जामिनर जो 3 ऑप्शंस हैं उसको वो रॉन्ग होंगे और एक ही ऑप्शन जो है वो सूटेबल होगा और वो ठीक होगा, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह से भी एग्जामिनर जो है वो हमसे ये क्वेश्चन पूछता है। हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आवर स्टूडेंट डैश प्राइज मनी इन दिसंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जून है या जुलाई है और अभी दिसंबर जो है वो फ्यूचर मंथ है। तो अब देखें, विल रिसीव्ड ये इनकरेक्ट है, क्योंकि विल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो सेकंड फॉर्म है, ये करेक्ट हो इनकरेक्ट है। विल बी रिसीव्ड ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर में आया है तो कोई सेंस नहीं कन्वे करता। तो विल बी रिसीविंग सूटेबल फॉर्म है और विल बी रिसीव अगेन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी इनकरेक्ट है। तो आप ये देखिए कि तीनों जो ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट है और एक ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो यही हमारा जो है वो आंसर होगा। इस तरह से भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कंपैरिजन किया कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसमें एक चीज कॉमन है कि चाहे आप पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। दिस टाइम लास्ट मंथ वी वर वॉचिंग द मूवी, ठीक है, कि लास्ट मंथ यही वक्त था, इट मीन्स के इट वॉज 9 o'clock, तो हम जो है वो मूवी देख रहे थे। और इसी तरीके से एट द मोमेंट, यानी अब भी 9 o'clock है, प्रेजेंट का टाइम है, और वी आर वॉचिंग द मूवी, हम मूवी देख रहे हैं। और इसी तरीके से फिर वो प्रेडिक्ट करता है, वो फिर ये कहता है कि जैसे प्लान होता है कि मूवी नाइट का टाइम होता है, तो फिर वो कहता है दिस टाइम नेक्स्ट वीक वी विल बी वॉचिंग द मूवी। तो इट मीन्स के आप देखें कि किस तरह से कंपैरिजन से इनका सेंस क्लियर होता है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर होती है कि पास्ट में हम जो है वो उसका स्ट्रक्चर देखें आप, और उसमें इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स देखें। इसी तरीके से जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसके ये टिपिकल एडवर्ब है, ये प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से फिर वो ये एडवर्ब आ गया। सिर्फ ये दिस टाइम जो है वो इस बात को क्लियर करने के लिए कि यही वो टिपिकल सा वक्त था जब हम व्हेन वी वर और वी विल बी इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। हाँ जी डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके हवाले से आपके जहन में किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। अगर मेरा लेक्चर आपके लिए यूजफुल है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।